हम लोग आज क्लास 10th भूगोल का जो पढ़ रहे हैं वो 20वां भाग है, जिसमें सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे हम उसको एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं, जिसमें हम लोग उर्वरक के बारे में पढ़े थे, उर्वरक उद्योग, रसायन उद्योग, ठीक ना। ये हम इसके पहले वाले वीडियो मतलब 19 वाले भाग में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग को पढ़ना है भाग 20, जिसमें हम लोग सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका नाम क्या है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्यों में जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, बांध तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। मतलब जो सीमेंट हम निर्माण कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए घर बनाना, कारखाने बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, हवाई अड्डे, बांध बनाना और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निर्माण कार्यों में हम सीमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक ना। इस उद्योग को भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर भारी है, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। हम इनका उपयोग करके, ठीक ना, ये सीमेंट हम बनाते हैं। चूना पत्थर का नाम आप पढ़े होंगे। तो इस तरह हम इनका उपयोग करके बड़े पैमाने पर, ये कच्चे माल हैं, ठीक ना, ये भारी जो हमारे कच्चे माल है, सिलिका है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, ठीक ना, इनकी आवश्यकता होती है, तब जाकर हम उसे सीमेंट तैयार करते हैं और उस सीमेंट का हम निर्माण कार्यों में हम उसका उपयोग करते हैं। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। आप जानते ही हैं रेल परिवहन मतलब कच्चे माल को उस कारखाने तक पहुंचाना या उस तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाने में हमें रेल परिवहन का उपयोग होता है। उसके साथ साथ हम कोयले का उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा का भी हमें उपयोग करते हैं। दिया है पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? कभी कभी पूछ देता है कि पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1904 में। कब किया गया था? तो नहीं, 1904 में किया गया था चेन्नई में। भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश सीमेंट निर्माण की दृष्टि से भारत में प्रथम, जैसे मध्य प्रदेश है जो भारत सीमेंट उद्योग में प्रथम स्थान रखता है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर, ठीक ना, सीमेंट कारखाने स्थापित हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग का निर्माण किया जाता है। उसके बाद से देखेंगे हम लोग मोटर गाड़ी उद्योग, जो भी हमारे दो पहिया वाहन से लेकर तीव्र चलने वाली जो भी हमारी परिवहन साधन है, हम इन्हें मोटर गाड़ी के अंतर्गत रखते हैं। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। मतलब मोटर गाड़ियों से यात्रियों को भी ढोया जाता है और प्लस सामान को भी। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और मोटर गाड़ियाँ निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर वहाँ इस तरह की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं और उनका उपयोग करते हैं हम लोग। इस उद्योग में विशेषकर कार, दो पहिया तथा तीन पहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। मतलब आज के समय में, वर्तमान समय में देखा गया तो भारत में कार, दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन की अपार वृद्धि देखने को मिली है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, बेंगलोर आदि में हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता है, ठीक ना। कहाँ कहाँ? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, जहाँ पर बड़े पैमाने पर हम इनका क्या करते हैं, मोटर गाड़ी उद्योगों द्वारा इनका हम निर्माण करते हैं, ठीक। अब देखेंगे हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े होंगे, जैसे हमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ठीक ना, टेलीकॉम है, एक्सचेंज है, कंप्यूटर है, इत्यादि तरह की हमारे पास सूचनाएं जिसे हमें आसानी पूर्वक से मिलती रहती है। यह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन, एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग हैं, जिनका हम टेलीफोन है, टेलीविज़न है, एक्सचेंज है, राडार है, कंप्यूटर है, दूरसंचार है, ठीक ना, इनका उपयोग हम करते हैं और अन्य तरह के भी और भी हम उपकरण क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक। तो बड़े पैमाने पर हम इनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे देखिए दिया है बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के रूप में जाना जाता है। मतलब कभी कभी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। बेंगलोर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामानें हैं, वस्तु हैं, उनका निर्माण किया जाता है, ठीक ना।
इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र, मतलब एक तो बेंगलोर है, उसके बाद से भी हमारा जो है वो मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में है। मतलब सर्वाधिक, मतलब केंद्र जहाँ पर बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता है तो है बेंगलोर, नोएडा, दिल्ली के पास ही है, ठीक ना। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। जो सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, कंप्यूटर और के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में नाम सुने होंगे, जिसके विकास के द्वारा हमारे सूचना जो प्रौद्योगिकी है वह बहुत तीव्र गति से विकसित होता चला गया है और बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना। अब देखेंगे ये हमारा जितने भी जो हमारे उद्योग थे यहाँ पर क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे जो भी हमारे जो उद्योग थे जिनका बड़े पैमाने पर हमने निर्माण किया, उसे देश के विकास में अपना योगदान दिया, इसके साथ साथ एक और भी हमें नुकसान भी है। हम तो उद्योग विकसित कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण प्रदूषण में सबसे बड़ा इसका योगदान है औद्योगिक प्रदूषण के हम नाम से जानते हैं। जितने भी उद्योग के बारे में हम लोग पढ़े उसे हमारा एक औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण आता है, ठीक ना, जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण का एक कारण बना है। ठीक, देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ठीक ना, मतलब औद्योगिक प्रदूषण क्या है दिया है। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब जो भी हमारे जो उद्योग हैं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। मतलब एक तो हमारा विकास हो रहा है, उसके साथ साथ जैसे भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। मतलब इनके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि उस कारखाने से निकलने वाले धुएं, गंदे पानी, ठीक, जिससे जल दूषित हो जाता है, वायु दूषित हो जाती है, ठीक ना, भूमि में विभिन्न तरह के कचड़े समाहित होते हैं तो भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरह के विभिन्न तरह की समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। दिया है उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। ये महत्वपूर्ण है और सब इनके बारे में हमें पढ़ना है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक, या मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण, ठीक ना। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। यह प्रदूषण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च अनुपात में उपस्थित के कारण होता है। मतलब वायु प्रदूषण जो हमारा होता है, ठीक ना, जो हमारा वायु प्रदूषण है वह वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च अनुपात में हम इनका उपयोग करते हैं कारखानों में, तो जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जाता है। जहरीली गैसों का रिसाव, जैसे बहुत ऐसे हमारे जो जहरीली गैस हैं उनका यदि रिसाव होता है तो उनके वजह से भी बहुत तरह के नुकसान या पर्यावरण प्रदूषण देखने को, वायु प्रदूषण देखने को ज़्यादातर मिलता है। आप सुने होंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जो भोपाल में एक बहुत बड़ा गैस कारखाना था, वहाँ से उस गैस का रिसाव होने की वजह से वहाँ हजारों की संख्या में लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देख रहे ना, त्रासदी, वहाँ गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। मतलब इस प्रदूषण से, किस प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से मानव को भी नुकसान है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक, विभिन्न तरह की इमारतें, जैसे आप सुने होंगे, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल का रंग धीरे धीरे फीका पड़ता चला जा रहा है, ठीक ना। तो आप एक वर्षा, अम्लीय वर्षा के बारे में सुने होंगे, ठीक ना। तो वायु में प्रदूषण होने की वजह से जब वो वर्षा की जल उन दूषित गैसों में मिलकर उस इमारत पर पड़ते हैं तो उनका रंग फीका पड़ता चला जाता है। तो इस तरह विभिन्न तरह के हमारे सामने समस्याएं देखने को मिलती है इस वायु प्रदूषण से, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। मतलब हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक या अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, उन्हें हम नदियों या तालाबों में यदि छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा जल प्रदूषण होता, फैलता चला जाता है। दिया है नदी जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, ठीक ना, जिनके उपयोग करने की वजह से
हमारा जल क्या होता है, प्रदूषण होता चला जाता है, और बड़े पैमाने पर जल हमारा क्या होता है, प्रदूषित होता चला जाता है। भारत में मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में फ्लाई यस और फोस्फो जिप्सम तथा लौ एस की अशुद्धियाँ हैं। जैसे मान लीजिए भारत में मुख्य रूप से जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिसमें है फ्लाई एस आता है, ठीक ना, फोस्को और जिप्सम आता है, जिसके उपयोग के द्वारा, ठीक ना, और या लौ ऑयस्क में जो भी अशुद्धियाँ हैं उनके द्वारा हमारा जल प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है, ठीक ना, उनके उपयोग करने से दिया है, जिसके वजह से जल प्रदूषण होता है और बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग तापीय प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? तापीय। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदी अथवा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जैसे मान लीजिए कारखाने से, जैसे ताप विद्युत का नाम सुने होंगे, जहाँ कोयले के द्वारा बिजली बनाई जाती है, तो उस पानी को टरबाइन में गिराया जाता है। तो जब टरबाइन में जब गिराया जाता है या गर्म किया जाता है तो पानी गर्म होता है और उसे बिना ठंडा किए हम किसी नदी या तालाबों में छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो तापीय प्रदूषण हो जाता है, ठीक ना। तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जलीय जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब जो जल में रहने वाले जीव जैसे मछली हैं, मेढक है, सांप है, या बहुत बहुत तरह की ऐसी चीज़ें, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल, प्रसव जैसी बीमारियां फैलती है। मतलब यदि परमाणु जो शस्त्र, आप सुने होंगे कि जब जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु जो बम गिराया गया, जिसको वजह से आज भी वहाँ बच्चे अपंग जन्म लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के तापीय प्रदूषण की वजह से उस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह की महामारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जाती है, ठीक। अब हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक गैर निर्माणक कार्यों में मशीनरी और उपकरणों से निकले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब औद्योगिक कल कारखाने जो चलते हैं, जो मशीनें चलती हैं, उनसे निकलते हुए जो शोर हैं, आवाज़ें हैं, उन्हीं से जो हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण बहरापन मतलब बहरा कर देता है, हृदय की गति में वृद्धि कर देता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का नाम सुना, वो भी इसमें वृद्धि हो जाता है, विभिन्न शारीरिक प्रभावों का कारण बनता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण से विभिन्न तरह की शारीरिक जो प्रभाव हैं उनमें विभिन्न तरह के उत्पन्न होते रहते हैं। अनचाहा ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है। मतलब ध्वनि तेज हो जाए तो उससे उत्तेजना भी बढ़ता है और मानसिक चिंता के भी स्रोत उससे देखने बढ़ने को ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह ये हमारा ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय। मतलब जो इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, दिया है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर जल अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। मतलब यदि जो भी हमारे अपशिष्ट जो कारखानों से निकलने वाले जो जल है उसे मान लीजिए 1 लीटर में 8 गुना जो जल होता है वो क्या होता है, वो स्वच्छ जल होता है, वो दूषित हो जाता है। स्वच्छ जो हमारा जल होता है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक ना। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। मतलब जो हमारा स्वच्छ जल है जो औद्योगिक प्रदूषण, उसको किस तरह हम बचाएं, उसके निम्न सुझाव या उपाय हैं। इसमें पहला है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल को 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाए। जैसे हम जल का कम से कम उपयोग करें, ठीक ना, उसे बर्बाद न होने दें, ठीक ना। एक तो ये हो गया। और दूसरा है कि उस जल का जिसका हम उपयोग कर रहे हैं कल कारखानों में से फिल्टर के द्वारा साफ करके पुनः उस जल का हम उपयोग करें, जिससे हम लोग पुनर्चक्रण के नाम से उसको जानते हैं। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा का जल संग्रहण करना। आप जानते होंगे, जैसे आप पढ़े होंगे जल संसाधन के बारे में, तो उसमें राजस्थान में वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमिगत टंका में उसको भर दिया जाता है। तो उसी तरह संग्रहण किया जाए उस वर्षा के जल को, तो हम जाकर उपाय कर सकते हैं, उस जल को बचा सकते हैं। नदियों और तालाबों में गर्म जल को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन किया जाए। मतलब अभी आप पढ़े हैं कि जो तापीय प्रदूषण है, जिसमें हम लोग नदी जो कल कारखाने से निकले हुए जो गर्म पानी है उसको नदियों में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसे नदियों में पहले न छोड़े, उसको शोधन करें, उसको ठंडा करके तब जाकर उसको नदियों में हम छोड़ें, ठीक ना। तो इस तरह के यदि कार्य करने से हम उस जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
अब दिया है आगे, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। मतलब जो भी हमारे कल कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट जो पदार्थ हैं, ठीक ना, उनको संशोधन करके उनका पुनः उपयोग में लाया जाए। उसके 3 चरण हैं। जैसे पहला हमारा है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, मतलब विभिन्न तरह के यंत्र हैं, उन यंत्रों के द्वारा हम उन अपशिष्ट पदार्थों का शोधन करके उनका उपयोग कर सकते हैं। दिया है इसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों की छटाई व छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब जो भी हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके छोटे छोटे हम क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे टुकड़े करके उनका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं। ठीक है ना। टुकड़े तथा तलछट में जमाव आदि शामिल होते हैं, उनका जो जमाव होते हैं उनका पुनः उसका उपयोग करें। दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, मतलब जैविक दिया, इसमें वर्षा जल संग्रहण और वृक्षारोपण करना आदि सम्मिलित है। मतलब जो वर्षा का जल है उसके द्वारा हम उसको संग्रहण करें, ठीक, वृक्षारोपण करें, ठीक ना, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें जिससे हम लोग जल प्राप्त करते रहें। इस तरह की क्रिया के द्वारा हम, जैविक प्रतिक्रिया के द्वारा हम उस जो भी कुछ हमारे साधन है हम उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। उसके दिया है ग रासायनिक जैविक तथा भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा हम तृतीय, जिसमें पुनर्चक्रण की प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल को शुद्ध करके प्रयोग में, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा दूषित जो जल है तो उनके हम रासायनिक या भौतिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा उन्हें पुनः शुद्ध करके उनको फिल्टर के द्वारा साफ करके पुनः उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। दिया है एक बार और देख लीजिए, इसमें पुनर्चक्रण प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल को शुद्ध करके प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह हम उस जल को फिल्टर के द्वारा साफ करके उनको पुनः हम पीने या औद्योगिक कार्यों में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा 6 जो अध्याय था वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग 7वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि आपको वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। धन्यवाद।